देखो हम लोग कोई भी सिंगल चार्ज अगर होता है तो सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना सीख चुके थे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी 1/4πε0 Q/r²। किसी भी चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है। पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज से दूर होगी, और अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होगी। अब यहां पर हम लोग टू चार्ज सिस्टम की बात करने चल रहे हैं, और फिजिक्स में टू चार्ज सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। देखो इलेक्ट्रिक मतलब हो गया रिलेटेड टू चार्ज, और डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब अपोजिट चार्जेस। इसका मतलब whenever two equal and opposite charges are separated by very small distance, this system is called electric dipole। तो अगर एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच का ये डिस्टेंस 2l है, और ये डिस्टेंस बहुत बहुत छोटा है, तो इस सिस्टम को डाइपोल कहेंगे। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक टर्म आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का सिंपल मतलब है दोनों में से कोई एक चार्ज ले लीजिए मल्टीप्लाइड बाई उनके बीच का डिस्टेंस। सो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई उनके बीच का डिस्टेंस कहलाता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, ये इसका अपना डायरेक्शन होता है। कोई भी डाइपोल जो होता है वो हमेशा खुद को डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। अब हम लोग इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इसकी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर हम लोग इसकी एक्सियल पोजीशन की बात करें, एक्सियल पोजीशन को ही एक नाम और होता है भाई, क्या होता है? हाँ, एक्सियल पोजीशन जो होता है किसी भी डाइपोल का, उसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंड ऑन पोजीशन। तो एंड ऑन पोजीशन का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये वाला आपका प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस 2l है, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर यहां कहीं पर एक पॉइंट P के बराबर, यहां कहीं पर, तो ये पॉइंट आपका एक्सियल पोजीशन कहलाता है, और इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने चल रहे हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर सिंपल दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कोई भी पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है EQ वेक्टर, और ये निगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ क्रिएट करता है, इसकी वैल्यू होती है E-Q वेक्टर। अगर P पॉइंट पर आपसे कहा जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज सिंपली सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। लेकिन क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स जस्ट अपोजिट हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम EQ माइनस E-Q। EQ की वैल्यू अगर बेटा निकाला जाए तो दैट इज 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज R माइनस L, सो इट इज Q डिवाइडेड बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां पर Q/4πε0 कॉमन हो जाएगा, ये बनेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, का होल स्क्वायर आ जाएगा। सही है ना, R माइनस L, R प्लस L क्या बनेगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये आपका बन गया Q/4πε0, ये बनेगा बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। तो R स्क्वायर और L स्क्वायर कैंसिल, 2RL माइनस माइनस 2RL, तो कितना बनेगा 4RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन इसमें भी अगर हम लोग अपना अजम्पशन ले लें, और अजम्पशन ये है कि दिस R इज वेरी मच ग्रेटर देन L, तो एक्चुअलिटी में यहां पर होता ये है कि ये R नहीं बड़ा है, एक्चुअलिटी में ये L बहुत छोटा है।
ये इतना छोटा होता है कि उसके आगे ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब ये 12 बहुत छोटा है, तो उसके कंपैरिजन में r बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, क्योंकि आर बहुत बड़ा है। तो इस अप्रोक्सीमेशन के साथ ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉइंट P पर, उसका फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 2p अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा r की पावर 4, एक r से एक r कैंसिल होगा, तो ये फाइनल फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। ये p कहां से आया आप लोग समझ रहे होंगे, p इज इक्वल टू q इंटू 2l। यहां पर देखो 2 भी दिख रहा है, यहां पर l भी दिख रहा है, तो केवल 2pr बचेगा ऊपर, सही है। एक r से नीचे वाला r की पावर 4 भी कैंसिल होगा, r क्यूब बचेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आया है, दिस इज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर। So this net electric field is parallel to dipole moment vector, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर भी बोलो नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड में ही है। क्या ये बात समझ में आई? So this is 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। फिर आते हैं अगले डेरिवेशन के ऊपर, और अगला डेरिवेशन है इसका इक्वेटोरियल पोजीशन, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन को ही क्या बोलते हैं भाई, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो चाहे इक्वेटोरियल पोजीशन बोलो या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलो, बात एक ही है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक मान लो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला एक पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस 12 है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर यहां कहीं पर पॉइंट P है, जिस पर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे दूर होती है, लाइक दिस। और अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालोगे तो उसकी तरफ होगी, लाइक दिस, सही है। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि Q की वजह से है, इसका नाम हम लोग लिख रहे हैं EQ। और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव की वजह से है, इसका नाम है E माइनस क्यू। अगर हम लोग वैल्यू लिखें तो जरा चेक करो, EQ और E माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा बराबर है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। और डिस्टेंस बोलो ये होगा, ये डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस का भी होल स्क्वायर होता है, और जब नेगेटिव चार्ज होगा तो बोलो यही डिस्टेंस ये होगा, और ये भी इतना ही है। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और यहां पर चेक करो, क्योंकि अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूं तो बाई सिमेट्री ये वाला एंगल भी थीटा है। और यहां पर अगर हम लोग कंपोनेंट्स करें तो कंपोनेंट ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये EQ है, ये एंगल थीटा है, तो एंगल के साथ इधर कंपोनेंट आएगा EQ cos थीटा, इधर की तरफ आएगा EQ sin थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से ये E माइनस क्यू है, ये वाला एंगल भी थीटा है, क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा अल्टरनेट एंगल है, उसका भी कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा E माइनस क्यू cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट उसका इधर की तरफ आएगा E माइनस क्यू sin थीटा। देखो मैग्नीट्यूड EQ और E माइनस क्यू का सेम है, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट आप चेक कर लीजिए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। तो अगर मैं वैल्यूज यहां पर लिखूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन इज 0, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इज -2EQ cos थीटा। क्या ये बात समझ में आई? माइनस शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है, 2 इसलिए आया क्योंकि EQ और E माइनस क्यू दोनों सेम है, cos थीटा दोनों में है, तो वो यहां पर बन गया 2EQ cos थीटा। वैल्यूज अगर मैं यहां पे रख दूं तो -2 टाइम्स, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बोलो अंडर रूट और होल स्क्वायर हट जाएगा, इंटू cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है L के बराबर और हाइपोटेनस है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर।
तो यहां से अगर हम लोग देखें तो एक्स डायरेक्शन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा -1/4πε0। न्यूमरेटर में चेक करिए 2QL तीनों चीजें हैं, तो वहां पर हम P लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये बन जाएगा। इसमें भी अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले लें, जो कि डाइपोल में हमेशा लेना चाहिए हमको, वो ये है कि दिस R स्क्वायर विल बी वेरी मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, सो दिस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कैन बी रिटन एज R स्क्वायर। तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में चेक करिए क्या बनेगा, दिस इज -1/4πε0 P डिवाइडेड बाई R क्यूब। इज दिस क्लियर? तो ये वैल्यू आ गई अपने पास एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये एग्जैक्ट फार्मूला है, और नीचे वाला फार्मूला जो है वो अप्रोक्सीमेशन के साथ है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल मूवमेंट। जरा चेक करिए, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, मतलब वो लेफ्ट से राइट साइड में है, बट यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो लेफ्ट साइड में। इसका मतलब दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल मूवमेंट वेक्टर। इज दिस क्लियर? ठीक, अब आगे की बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट यहां पर होता है, अगर हम लोग किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा, यानी कि वी आर प्लेसिंग द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी डाइपोल को, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया इक्विडिस्टेंट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर कहीं पर भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको इस तरह की पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग शो करते हैं। और इसमें अगर हम लोगों ने ये कोई एक डाइपोल रखा है, ये मान लो माइनस चार्ज है, ये आपका मान लो प्लस चार्ज है, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, थीटा के बराबर। तो यहां पर देखो जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसका नेचर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस यहां पर हमेशा कितना मानते हैं हम लोग, 12। तो आप ध्यान से देखो, ये 12 है, ये थीटा है, तो ये 12 cos थीटा होगा, और ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना होगा, 12 sin थीटा। अगर हम लोग यहां पर देखें तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, अगर आपसे कहा जाए नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना है बेटा, दैट इज QE माइनस QE। भाई QE राइट में भी है और QE लेफ्ट में भी है, तो नेट फोर्स कितना है, 0। इसका मतलब देयर विल बी नो ट्रांसलेशनल मोशन। इसका मतलब अगर नेट फोर्स 0 है तो ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल समझते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, इसमें कितना होगा, देयर विल बी नो ट्रांसलेशनल मोशन। क्योंकि नेट फोर्स 0 है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में ये ऐसे इधर उधर या ऊपर नीचे ऐसा कहीं भी जाने वाला नहीं है। इसमें सिर्फ एक मोशन हो सकता है, वो है रोटेशनल मोशन। वो भी इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर मूवमेंट ऑफ फोर्स है, या जिसको हम लोग टॉर्क भी कह सकते हैं। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स या उसी का नाम होता है टॉर्क। अगर और अच्छे से नाम लिखें तो यहां पर एग्जैक्ट नाम होना चाहिए कपल। किसी भी सिस्टम पर अगर दो फोर्सेस हो और दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो तो वो फोर्सेस कपल फॉर्म करते हैं। कपल ऐसे टॉर्क सिस्टम को कहते हैं जो फोर्सेस इक्वल अपोजिट होंगे और ऑब्जेक्ट को एक ही डायरेक्शन में मिलकर घुमा रहे होंगे। जरा चेक करो, अगर ये पूरा सिस्टम एक डाइपोल होता, लेट अस सपोज अगर ये सिस्टम एक डाइपोल होता, ही है एग्जैक्टली डाइपोल ऐसा है, ठीक, तो ये अगर एक फोर्स इधर लगाओगे एक इधर लगाओगे तो दिस विल रोटेट लाइक दिस। ये सिस्टम क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। मतलब कपल जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो वो उस ऑब्जेक्ट को हमेशा घुमाने की कोशिश करता है और एक ही डायरेक्शन में दोनों मिलकर घुमाते हैं। जरा चेक करो, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये भी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक सिस्टम पर हो तो वो क्या फॉर्म करता है भाई, कपल। लेकिन आपकी किताब में टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स ऐसी हेडिंग्स लिखी हैं तो आप कह सकते हो कि कपल इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क, बट सारे टॉर्क को कपल कहेंगे ऐसा नहीं है। कपल तभी होता है जब दो इक्वल एंड अपोजिट
फोर्सेस लगे हों तब। फिलहाल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहां पर बेटा कितना है, दैट इज इक्वल टू QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर कितना है 12 साइन थीटा। तो आप यहां पर देखो Q इंटू 12 है, जिसको P लिख सकते हैं। सो दिस विल बिकम टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो ये टॉर्क का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड हुआ। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो दिस कैन बी रिटन एज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अगर P क्रॉस E को देखा जाए, देखो क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को क्लास 11th में सिखाया गया था। क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका ये होता है, ए वेक्टर जो भी पहला वेक्टर है उसकी तरफ उंगलियों को करो और दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियों को घुमाओ। तो अब जरा चेक करिएगा, पहला वेक्टर बोलो इधर की तरफ है, P वेक्टर। P किधर से किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बोलो P वेक्टर ऐसा होगा। और E वेक्टर नीचे है। अब नीचे तो मेरी उंगलियां ऐसे घूमेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपने हाथ को घुमाएंगे। अब हमने अपना हाथ ऐसे किया, चेक करो, P वेक्टर की तरफ उंगलियों को रखेंगे और E की तरफ घुमाएंगे। क्लियर। तो टॉर्क किधर की तरफ क्रिएट होगा, अंदर की तरफ। क्या ये बात समझ में आई। टॉर्क के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है। क्या है, टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल नॉन एक्सियल दो टाइप के वेक्टर्स होते हैं। एक्सियल वेक्टर होता है एक्सियल वेक्टर जो हमेशा किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट लगे। तो यहां पर वो एक्सिस कौन सी है, अंदर। अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे मैंने लगाया था, ऐसे था P क्रॉस E किया तो किधर आया, अंदर। तो ये एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट टॉर्क जनरेट होगा। तो क्या इसका मतलब सर ये अंदर घुस जाएगा, मतलब ये ऐसे रखा हुआ था। कई बार बच्चे सोचते हैं अगर टॉर्क अंदर लग रहा है तो उनको लगता है ये ऐसे अंदर चला जाएगा। नहीं, ये इधर की तरफ नहीं जाकर घूमेगा, ये ऐसा बनेगा कि टॉर्क अंदर आए। टॉर्क अंदर आने का मतलब ये क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तब टॉर्क किधर की तरफ जनरेट होगा, अंदर। तो ये एक पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखिएगा। अगर आपसे कभी भी कहा जाए, मान लो टॉर्क ऊपर की तरफ है, बताओ ऑब्जेक्ट कैसा घूमेगा। मान लो ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, प्लेन पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, और टॉर्क मैं कह रहा हूं ऊपर लग रहा है, तो कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, कैसे घूमेगा। अगर टॉर्क ऊपर की तरफ है, बोलो बेटा कैसा घूमेगा। टॉर्क ऊपर होना मतलब अंगूठा ऊपर होना, तो ये कैसे घूमेगा, इट विल रोटेट लाइक दिस। कुछ बात समझ में आई। ऐसे घूमने का मतलब अगर ऐसे रखा था तो ऐसे हो जाएगा। बोलो यार। तो टॉर्क का थोड़ा सा फील समझिएगा। टॉर्क वैसे तो बड़ा आसान लगता है, बट इसको अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। टॉर्क जो होता है वो P क्रॉस E होता है, और P क्रॉस E अगर अंदर है मतलब वो क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर वो ऊपर है तो वो समझ लो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अगर वो नीचे है मतलब वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो फिलहाल ये टॉर्क है। टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल है, PE साइन थीटा। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर ये डाइपोल हमारा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है ऑलरेडी, तो बोलो इसका एंगल कितना है, 0। और अगर एंगल 0 है तो टॉर्क भी कितना है, 0। मतलब अगर कोई डाइपोल ऐसे रखा हो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे कितना टॉर्क लगेगा, 0। अगर वो ऐसे रखा हुआ है तब कितना टॉर्क लगेगा, एंगल 90। सो दैट टॉर्क विल बी मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू है PE के बराबर। और अगर यही ऐसे रखा हुआ है तब कितना होगा, माइनस PE, क्योंकि एंगल कितना होगा, ना 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 ना। जैसे ही आपने अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रखा, बोलो एंगल कितना हुआ 180, और साइन 180 कितना होगा, 0। तो फिर से उसके ऊपर फोर्स कितना, मतलब टॉर्क कितना हुआ, 0। क्या ये बात समझ में आ रही। देखो फोर्स का 0 होना और टॉर्क का 0 होना क्या शो करता है, इक्विलिब्रियम। क्या शो करता है, इक्विलिब्रियम। तो आपसे कई बार इसमें यह पूछा जाता है कि ये डाइपोल कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आई। देखो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब होता है नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0। जरा चेक करिए, इक्विलिब्रियम आप लोगों को सिखाया गया है, अगर सिग्मा F 0 हो, नेट फोर्स 0 हो, और साथ ही साथ नेट टॉर्क भी 0 हो, टाउ भी 0 हो, तो ये सिस्टम किसमें होता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप लोगों को 2-3 तरीके का सिखाया गया है, 11th में मैंने आपको सिखाया है। इक्विलिब्रियम 3 तरीके का होता है। सबसे पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहला इक्विलिब्रियम है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव होना। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव होना। फिर आता है
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको अगर मैं निगेटिव की बजाय आपसे ये बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होना, तो ये एक जनरलाइज्ड कंडीशन हो गई। पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है। अगर यही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि यहां पर डाइपोल में पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो सिस्टम कैसा हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करें तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है, ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है, कैसी है, कांस्टेंट है। अगर मैं बात करूं, मान लो कोई एक सिस्टम यहां पे रखा हुआ है, खाई में एकदम नीचे ऑलरेडी एकदम गिरा हुआ है नीचे, ठीक, तो अब ये और कितना गिरेगा जब इतना ऑलरेडी गिरा हुआ है, तो बोलो यार, तो इसका मतलब जब ये सबसे नीचे होगा तो ये इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। क्लियर है? स्टेबल मतलब इसको थोड़ा लेफ्ट में लाओगे फिर वहीं जाएगा, थोड़ा राइट में लाओगे फिर वहीं जाएगा। लेकिन अगर ये किसी भी पहाड़ी के एकदम टॉप पर है, जब तक बढ़िया हम पोज दे रहे हैं तब तक तो बढ़िया है, लेकिन अगर जरा भी पैर इधर गया तो इधर नीचे और जरा भी इधर गया तो इधर नीचे, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल। और अगर आप किसी प्लेन पर हैं तो आप यहां पर हैं तो यहीं खड़े हो गए, इधर खिसक गए तो इधर ही खड़े हो गए, और इधर खिसक गए तो इधर ही खिसक। बात समझ में आया? जैसे हम लोग अभी प्लेन पर यहां पर हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पर आए तो भी पोटेंशियल एनर्जी बोलो उतनी है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहां पर डिपेंड किस पर करती है, हाइट पर, mgh। बोलो यार, तो mgh में अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो बोलो h सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। अब आप यहां पर चेक करो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल है वो ऐसे रखा हुआ है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक, और एक केस और लेते हैं, ये वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई यहां पे रखा हुआ है, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। तो अब आप चेक करिए कौन सा स्टेबल में है कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये वाला किस इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि यहां पर एंगल कितना है भाई, तो ये हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये वाला अनस्टेबल। यानी कि अगर डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 तो स्टेबल, और अगर यही एंगल आपका 180 हो जाए, ठीक, डाइपोल मूवमेंट बोलो लेफ्ट में है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आई? तो ये आप लोगों से पूछा जाता है कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा। अब एक क्वेश्चन और सुनिए जरा, अगर हम लोग इसी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की बजाय नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तब क्या होगा। देखो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है, इस बार इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सिस्टम है, और इसमें हम लोगों ने किसी एक डाइपोल को मान लो ऐसे रख दिया, चलो ऐसे ही रखा है, मान लो हॉरिजॉन्टल रखा है, माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर डिस्टेंस है 12। क्लियर? सेम वही सिस्टम है, डाइपोल है। बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। पिछली बार नेट फोर्स कितना था, 0। इस बार नेट फोर्स क्या 0 होगा, नहीं होगा 0। क्यों 0 नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। देखो, अगर ये सिस्टम इस तरीके का है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बोलो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जबकि इस वाले रीजन में बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लो है, तो ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। फोर्स जो होता है बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंडेंट होता है, फोर्स का फॉर्मूला है बराबर QE, तो यहां पर फोर्स कितना होगा भाई, पहली बात तो फील्ड की डायरेक्शन में होगा, फील्ड की, अगर फील्ड ऐसे है तो फोर्स भी इधर की तरफ होगा, ठीक, तो इस तरह का जो भी फोर्स होगा यहां पर, वो फोर्स की वैल्यू है Q टाइम्स E1 वेक्टर। बोलो यार, और यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं फोर्स का, तो यहां पर फोर्स होगा Q टाइम्स E2 वेक्टर, और वो भी निगेटिव का। सही है ना, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कौन सी ज्यादा है, मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं तो E2 का मैग्नीट्यूड
E1 से ज्यादा है क्योंकि वो लेफ्ट में है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो फोर्स बोलो किधर का ज्यादा है? तो F2 वाला फोर्स F1 वाले फोर्स से ज्यादा है। इसका मतलब पहली बात, यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा और टॉर्क तो जीरो वैसे भी नहीं था। बोलो यार, तो ना तो यहां पर फोर्स जीरो है ना तो यहां पर टॉर्क जीरो है, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो फिलहाल यहां पर जो इस डाइपोल का जो मोशन होगा दैट विल बी ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा प्लस रोटेशनल भी होगा। ट्रांसलेशनल मोशन क्यों हो रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्स जीरो नहीं है। रोटेशनल क्यों हो रहा है? क्योंकि टॉर्क जीरो नहीं है। बोलो यार, पिछली बार फोर्स जीरो था इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन नहीं था, लेकिन रोटेशनल था क्योंकि टॉर्क था। इस बार टॉर्क भी है और फोर्स भी है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल भी होगा। और ऐसा मोशन कैसा होगा? जिसमें ट्रांसलेशन भी हो और रोटेशन भी हो। हाँ, रोलिंग मोशन। या अब ये मान लो डाइपोल है, अभी मैं इसको ऐसे छोड़ू तो इमेजिन करो कैसा जाएगा। सोच पा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये मोशन कैसा मोशन हुआ? ये रोलिंग नहीं है, दैट इज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। रोलिंग एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ऐसा सही है। लेकिन मैं इसको ऐसे फेंकूंगा तो ये ऐसे 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 नहीं जाएगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा। ये रोलिंग के साथ साथ प्रोजेक्टाइल भी कर रहा है। बोलो यार, समझ में आई बात? इसीलिए इस तरह की चीजों, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसकी बात आपसे नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजों में एक साथ 3-4 तरह के मोशन हो गए। अब जब एक साथ 3-4 तरह के मोशन हो गए तो सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ सब में आ जाएंगे। प्रोजेक्टाइल भी लग जाएगा, रोलिंग भी हो जाएगा और ट्रांसलेशनल भी हो जाएगा, टॉर्क भी आ गया, फोर्स भी आ गया, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन कॉन्सेप्ट सब आ गया एक साथ। इसलिए इस तरह की बात आपसे नहीं की जाती है, आपको एक एक करके सिखाया जाता है। पहले स्ट्रेट लाइन मोशन, फिर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर सर्कुलर मोशन। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे फिर चीजों को कंबाइन करना शुरू किया जाएगा। जेई में क्या होता है, यही काम करते हैं, वो एक साथ 2-3 चीजों को कंबाइन कर देते हैं, बस बच्चा कंफ्यूज। उसी बात समझ में आई? लेकिन कॉम्बिनेशन को हम तभी समझ सकते हैं जब इंडिविजुअल एक एक का कॉन्सेप्ट हमको 100% क्लियर, तब हम कॉम्बिनेशन को भी अपने दिमाग से कुछ कुछ समझ पाएंगे और क्वेश्चंस को कर पाएंगे। फिलहाल क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसमें पूछा जाता है आपसे, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब क्या होगा। तो फिलहाल दिस वाज ऑल अबाउट डाइपोल, जो आपके चैप्टर 1 में है। इसके बाद इस चैप्टर में आता है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम दो चीजों के बीच का रिलेशन बताता है। तो पहले उन दो चीजों की बात की जाएगी, फिर हम लोग वापस आएंगे इस गॉस थ्योरम में। तो वो दो चीजें होती हैं। सबसे पहला एरिया वेक्टर। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एरिया ऐसा है तो वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होता है। दूसरी चीज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में इस तरीके का है, यहां पर अगर एक ऐसा एरिया ले लें तो इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल सा फॉर्मूला हुआ फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखो ये फॉर्मूला तब लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरिएबल हो जाए तो हम लोग इसी को लिखेंगे इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। मतलब ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अब यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकती है। अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगी, अगर नॉन कांस्टेंट होगी मतलब वेरिएबल होगी तो वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगी और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। सो दिस मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप ध्यान से सोचो, जो ऊपर लिखे हुए फॉर्मूले हैं, वो ऊपर लिखे हुए फॉर्मूले बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या वो सिर्फ नीचे वाले से आए हैं? अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ डीए बोलो क्या होता है, ए, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया।
बोलो यार, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा तो अपने आप होगा, कॉस थीटा तो रहा ही होगा। और अगर ई कांस्टेंट हो, ई बाहर करो, इंटीग्रेशन डीए कॉस थीटा भी कांस्टेंट बाहर हुआ, तो इंटीग्रेशन डीए कितना बना, ए। तो ये फॉर्मूला बन गया। कहने का मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो 100% नीचे ही वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? ठीक, अब आते हैं हम लोग सॉलिड एंगल पर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर और है सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल का मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई एक स्फीयर है, स्फीयर का कोई भी एक छोटा सा एरिया उसकी सरफेस पर ले लिया जाए, तो ये एरिया इसके सेंटर पर जो एंगल बनाता है, दैट एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। तो ये जो एरिया है बेटा, ये एरिया डी ए होता है और इसका जो रेडियस है वो आर के बराबर होता है। सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी ओमेगा का फॉर्मूला हो गया डी ए अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है दैट इज स्टेरेडियन। प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अगर हम लोग पूरे स्फीयर की बात करें, फॉर कंप्लीट स्फीयर, बोलो एरिया कितना होता है? कंप्लीट स्फीयर एरिया कितना होता है? और रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो बोलो आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी कि अगर हम लोग कंप्लीट सॉलिड एंगल पूछें किसी भी स्फीयर के सेंटर पर, तो कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। लेकिन अगर सर्किल के सेंटर पर हम लोग एंगल पूछे तो कितना होता है? 360 डिग्री, यानी 2 पाई। तो सर्किल अपने सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो प्लेन एंगल है, दैट इज 2 पाई रेडियन। क्लियर? लेकिन कोई भी स्फीयर या कोई भी क्लोज्ड सरफेस अपने सेंटर पर जो एंगल बनाता है दैट इज 4 पाई स्टेरेडियन। क्लियर? ठीक, ये दो चीजों का हम लोग यूज करेंगे, इनके बेसिस पर हम लोग गॉस थ्योरम को डिराइव करेंगे। और गॉस थ्योरम होता है, इट इज सिंपल रिलेशन बिटवीन द चार्ज इनसाइड एनी क्लोज्ड सरफेस। तो उस क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज गॉसियन सरफेस? तो गॉसियन सरफेस इज सिंपली एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है? इट इज इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस टू इनक्लोज चार्ज, टू इनक्लोज चार्ज। सिर्फ इसकी 3 प्रॉपर्टी हैं। पहली बात ये इमेजिनरी होगा, दूसरी बात क्लोज होगा, तीसरी बात इसका काम क्या है? चार्ज को इनक्लोज करना। दैट्स इट। क्लियर? ये कोई रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। तो गॉस थ्योरम का सिंपल सा मतलब हो गया, ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके अंदर का जो चार्ज है, उनके बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, दैट इज it relates electric flux and charge inside the Gaussian surface. According to Gauss theorem, the total electric flux through any closed Gaussian surface is equal to 1 upon epsilon naught times net charge inside the Gaussian surface. Is this clear? अगर यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहां पर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हम लोग ऐसा लिख दें तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। उसमें भी अगर एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है तो हमने भी क्लोज्ड इंटीग्रल लगाया, यानी सरफेस इंटीग्रल लगाया, दैट इज इक्वल टू क्यू इन, यानी अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के कितने तरीके हुए? 2। पहला कूलम्स लॉ, पहला कूलम्स लॉ जिसमें फॉर्मूला सिंपल था 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर, जिसके थ्रू हम लोगों ने रिंग का निकाला था। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? गॉस लॉ। तो ये गॉस थ्योरम हम लगाएंगे, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो सबसे पहला इसका मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूं। सबसे पहला एप्लीकेशन है, अगर हमारे पास एक सिंपल सा लाइन चार्ज लाइक दिस, अगर इस तरीके का एक लाइन चार्ज है जिस पर पूरे लाइन चार्ज पर जो चार्ज है वो कौन सा है? दैट इज पॉजिटिव। तो मान लीजिए ये कोई एक लाइन चार्ज है जिस पर पूरे पर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमने पॉजिटिव चार्ज पूरे पर दे रखा है।
लेट अस सपोज इस लाइन चार्ज के लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट यहां पर डिफाइन किया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्योंकि सारा का सारा चार्ज इसकी लेंथ में डिवाइडेड है, तो हमने भी एक नया टर्म यहां पर डिफाइन किया जिसका नाम है लेमडा। लेमडा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसका यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर। लेमडा का यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर। तो ये इसका समझ लीजिए यूनिट हो गया, Q/L इसका फॉर्मूला हो गया। और अगर आपसे कहा जाए इसके आसपास आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका और आसान सा तरीका है हमारा गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है? इसके आसपास आप पहले एक कोई गॉसियन सरफेस मान लो। गॉसियन सरफेस का काम है इस चार्ज को एनक्लोज करना। तो इसके आसपास हम लोगों ने जो गॉसियन सरफेस माना, दैट इज अ क्लोज्ड इमेजिनरी सिलेंडर। लेट अस सपोज इसका ये वाला रेडियस r के बराबर है और इसका ये लेंथ l के बराबर है। और हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हमने डिफरेंट तरह के एरियाज अज्यूम किए। देखो किसी भी सिलेंडर में दो तरह का एरिया होता है, एक उसका ये वाला एरिया जिसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, वो ये है ये, और दूसरा एरिया होता है उसका अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको πr² बोलते हैं। तो हमने एक एलिमेंट देखो अज्यूम किया यहां पर और एक एलिमेंट हमने अज्यूम किया यहां पर, क्योंकि एक तरह का कर्व्ड सरफेस एरिया है बट दो क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक ऊपर और एक नीचे। तो हमने तीन एरियाज मान लिए ताकि किसी भी तरह का कोई डाउट हमारे दिमाग में न रह जाए। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपने से दूर क्रिएट करेगा। तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट किया, यहां भी और यहां भी। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। एरिया हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होता है, तो अगर ये एरिया है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी लाइक दिस, dA1 वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर चेक करो, इधर की तरफ होगा dA2 वेक्टर, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर की तरफ होगा dA3 वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0 है, जबकि यहां पर एंगल 90 है, यहां भी एंगल 90 है, साफ साफ दिख रहा है। सिंपल हम लोग को अप्लाई करना है अब गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA, लेकिन हमारे पास एरिया कितने तरीके का है? 3। बोलो भाई। सो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA 1 E डॉट dA2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA3 दैट इज इक्वल टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप लोग लेकिन लैंग्वेज के साथ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फिर थोड़ा इस तरीके से लैंग्वेज लिखने के बाद आप लिखेंगे भाई। सो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो E dA1 और एंगल बेटा कितना है? cos 0। cos 0 कितना होगा? 1, जबकि इन दोनों केसेस में एंगल है 90। cos 90 कितना होता है? 0। तो ये वाला इंटीग्रेशन दोनों गया, 0 हो गया। ये बना अंदर का चार्ज Q in बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जरा चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में बाहर आया। dA1 का मतलब हुआ टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। dA1 जरा चेक करो कहां पर एरिया था? कर्व्ड सरफेस पर। तो बोलो किसी भी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2πrl। सो दैट 2πrl इज इक्वल टू Q in बाई एप्सिलॉन नॉट। और उस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है वो बोलो यहां से लेकर यहां तक में ही होगा, सही है। और वो चार्ज कितना होगा? दैट विल बी लैम्डा इनटू L। तो Q की वैल्यू अगर देखें तो दैट इज लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। L से L हुआ कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल करके आई लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब आप उस लाइन चार्ज से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतना कम होगी। लेकिन आपने गॉसियन सरफेस का लेंथ क्या लिया है, गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो गॉसियन सरफेस का लेंथ का तो बिल्कुल भी ये इंडिपेंडेंट है, चाहे जितना बड़ा लेंथ ले लो चाहे जितना छोटा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ आपसे बनवाया जाए तो वो ग्राफ भी आप सिंपल इस तरीके का बना सकते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इज दिस क्लियर? लाइन चार्ज पर अगर आपसे सीधे सीधे पूछे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है तो क्या बताओगे? नॉट डिफाइंड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट चार्ज इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड, नहीं पता। आपसे गए इसी लाइन चार्ज पर यहीं पे बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, डोंट नो, नहीं पता, नॉट डिफाइंड। क्लियर? फिर अगला ये इसका डेरिवेशन होता है बेटा, अगर हम लोग कोई भी एक सरफेस चार्ज ले लें, मतलब एक कोई चार्ज शीट ले लें, तो वो जो भी चार्ज होगा वो सारा का सारा चार्ज इस शीट पर होगा। इस तरीके से चार्ज इस शीट पर पूरा का पूरा बटा होगा, लाइक दिस। यहां पर हम लोग नई चीज डिफाइन करेंगे, दैट इज सरफेस चार्ज
डेंसिटी, क्योंकि सारा का सारा चार्ज उसके एरिया पर डिवाइडेड है, सो दिस टाइम दिस इज Q बाई A, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर मैं आपसे कहूं इसका यूनिट बताओ तो क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब अगर इसके लिए गॉसियन सरफेस माना जाए तो वो गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर की तरह होगा, सिलेंडर का आधा पोर्शन बाहर निकला है और आधा इधर की तरफ निकला हुआ है। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का एक गॉसियन सरफेस होगा, कुछ ऐसा। सोचो भाई, जो भी यहां पर एरिया की अगर बात किया जाए तो यहां भी कितने तरह का एरिया हो गया हमारे पास, 4। इधर ये वाला, इधर भी ये वाला मान लिया और इधर ये वाला मान लिया, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की शीट थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपने से दूर क्रिएट करेगी, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। अगर ये शीट है तो इधर की तरफ राइट और इधर की तरफ लेफ्ट, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हुआ E वेक्टर और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हुआ E वेक्टर। अब आते हैं एरिया की बात करते हैं। ये अगर A1 एरिया है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इसका एरिया ये हो गया, इसका एरिया चेक कर लीजिए DA2 वेक्टर इधर की तरफ हो गया। इसका जो एरिया होगा चेक करिए इधर की तरफ होगा, कोई डाउट हो बेटा पूछ लो, इधर की तरफ एरिया होगा तो DA4 इधर की तरफ होगा। इज दिस क्लियर? यहां पर एंगल बोलो कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का, 0। यहां पर साफ दिख रहा है 90, यहां पे साफ दिख रहा है 90, यहां भी एंगल कितना है 0, 180 नहीं है। किसी को 180 दिख रहा हो तो बताओ, एंगल कितना है 0। फिर से हम लोग को थ्योरम कौन सा लगाना है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की वैल्यू क्या होती है, सो इंटीग्रेशन E डॉट DA1 प्लस इंटीग्रेशन E डॉट, बहुत ध्यान से देखिएगा, DA4। केवल ये 2 बचेंगे, 2 जीरो हो जाएंगे, ये वाला बचा, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला बचा, तो ये 2 मैंने यहां पे लिख दिया है। दैट विल बी इक्वल टू Qn बाई एप्सिलॉन नॉट। जरा चेक करिएगा, E बाहर आएगा, DA1 cos 0, cos 0 1 होता है, तो ये सिंबल बनेगा A। सिमिलरली यहां पर E इंटू A दैट इज इक्वल टू, अंदर का चार्ज जरा बताइए कितना होगा, जैसे वहां पर चार्ज था लैम्डा इंटू L, तो यहां पर चार्ज कितना होगा सिग्मा इंटू A। तो जरा चेक करो, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। A से A हुआ कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इवन डिस्टेंस पर भी डिपेंड नहीं करता है, यानी कि एक चार्ज शीट है, इससे पास यहां पे निकालो, यहां पे निकालो, यहां पे निकालो, या यहां निकालो, यहां निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज हम लोग करेंगे कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो भी, क्योंकि कैपेसिटर प्लेट भी सोचो इस तरीके की शीट है, केवल एक शीट ये है पॉजिटिव चार्ज की, एक शीट ये है नेगेटिव चार्ज की। बोलो यहां बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पॉजिटिव वाला जो शीट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर करेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव वाला अपनी तरफ करेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करोगे 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं यहां तक। अब हमें लगता है इस चैप्टर में कुछ एक आध चीज और रह गई होगी, उसके बाद अगली क्लास में कर लें।